प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत। हम गद्य साहित्य में बाणभट्ट और सुबंधु को पढ़ चुके हैं। आज हम महाकवि दंडी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे और उनका जीवन परिचय क्या है। उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे और हमारे इसमें जो भी वीडियो डालते हैं उसको आप उसी समय देख पाएंगे जिस समय वो डाले जाते हैं। तो महाकवि दंडी या गद्यकार दंडी दोनों ही इनके विशेषण हैं, क्योंकि इन्होंने काव्यदर्श नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उसकी वजह से ये महाकवि भी हैं और गद्य के रूप में इन्होंने अवंती सुंदरी कथा और दश कुमार चरितम, दो इनकी गद्य कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो जैसा कि संस्कृत साहित्य का ये एक परंपरा ही रही है कि जो भी कोई कवि होता है वो अपना जीवन परिचय, अपना वंश इत्यादि के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। तो यहाँ पर भी यही है हमें कि इनके जीवन परिचय और स्थिति काल के बारे में हमें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। पर्याप्त ये विवाद का विषय ही रहा है। अनुमान ही लगाते हैं जो लेखक हैं, आलोचक हैं, कि किस तरह से इनका समय रहा होगा। तो निष्कर्ष रूप में जो इनका समय निकल के आता है वो 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, परंतु इसके पीछे बहुत सारे मतांतर हैं, वो भी हम देख लेंगे। अब आप देखिए कि इनकी जो अवंती सुंदरी कथा है वह है जो है दंडी के संबंध के बारे में, दंडी की मतलब के बारे में पर्याप्त जानकारी देती है कि ये कौन थे, कहाँ के थे। परंतु कुछ आलोचक उस अवंती सुंदरी कथा को ही इनकी रचना स्वीकार नहीं करते कि जब वो रचना ही इनकी नहीं है तो उसमें जो लिखे हुए वर्णन है वो तो होंगे ही नहीं। किंतु दंडी का एक और ग्रंथ है काव्यदर्श, काव्य प्लस आदर्श, काव्य का आदर्श। उसकी एक टीका में दंडीकृत अवंती सुंदरी नामक आख्यायिका का उल्लेख हुआ है। अवंती सुंदरी जो है वो नाम में तो इसमें कथा है जुड़ा हुआ, परंतु जो काव्यदर्श की एक टीका है वहाँ पर इसको अवंती सुंदरी आख्या का बताया गया है। अतः दंडी के इस कथा प्रबंध में उपलब्ध उनके जीवन परिचय की प्रामाणिकता के बारे में संदेह नहीं किया जा सकता है कि अवंती सुंदरी कथा दंडी की रचना है और अवंती सुंदरी कथा में जो वर्णन है वो दंडी के बारे में ही है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार ही दंडी जो है महाकवि भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी आप जानते हैं किराता जोनियम के लेखक हैं भारवी, और हमने जब भारवी का परिचय पढ़ा था तब बताया भी था आपको कि भारवी का दूसरा नाम दामोदर था। तो भारवी अथवा दामोदर, तो दामोदर को या तो ये माना जाता है कि भारवी का ही दूसरा नाम था दामोदर, या ये माना जाता है कि भारवी का कोई मित्र था दामोदर, तो उसके ये प्रपौत्र थे। प्रपौत्र का क्या मतलब है? प्रपौत्र का मतलब हुआ कि पोते का बेटा, यानी कि भारवी के बेटे हुए मनोरथ, मनोरथ के बेटे हुए वीरदत्त और वीरदत्त के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ दंडी, यानी कि दंडी के पिताजी का क्या नाम हुआ? वीरदत्त। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारवी के प्रपौत्र के रूप में दंडी उत्पन्न हुए और दंडी और भारवी में क्या संबंध हुआ? भारवी हुए परदादाजी, एक तरह से प्रपितामह, और दंडी हुए प्रपौत्र। तो इस प्रकार से भारवी के प्रपौत्र थे कौन? दंडी। ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे तथा कांची नगरी में रहते थे। तो महाकवि भारवी जो हैं वो दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और कांची नगरी में रहते थे। और जो कि वंश परंपरा से है तो दंडी जो हैं वो रहते थे कांची नगरी में। महाकवि भारवी का संबंध तो इधर से देखा जाता है गुजरात वगैरह से। तो जो दंडी हैं वो दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और कांची नगरी में रहते थे। बाल्यावस्था में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। तो पिता तो आपने जान लिया, पिता का नाम क्या है? वीरदत्त। माता का नाम क्या है? माता का नाम है गौरी। और इनका समय जो है 7वीं और 8वीं सदी के मध्य का माना जाता है। तो बाल्यावस्था में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण दंडी आश्रयहीन हो गए। कांची नगरी में विप्लव हो जाने पर, कांची नगरी में विप्लव क्या हुआ था? एक चालुक्य राजा था, उन्होंने कांची नगरी पर आक्रमण कर दिया था और उसे लूट लिया था। तो उस समय लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर गए, तो दंडी भी नगर को छोड़कर वनों में चले गए, वनों में भटकते रहे। और जब वापस पल्लव नरेश राजा नरसिंह वर्मन ने कांची को पुनः जीत लिया, वहाँ पे पुनः शांति स्थापित हुई, तो महाकवि दंडी भी नगर में लौट आए और पल्लव नरेश राजा नरसिंह वर्मा की छत्रछाया में रहने लगे। वहीं उन्होंने अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ की रचना की। तो अवंती सुंदरी जो कथा है वो इनकी प्रथम रचना है और वो इन्होंने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा के आश्रय में रहते हुए ही लिखी थी। अवंती सुंदरी कथा के इस वर्णन से दक्षिण में प्रचलित एक किंवदंती की भी पुष्टि हो जाती है।
अब अवंती सुंदरी कथा में ही है ये वर्णन जो हम पढ़ रहे हैं वो। तो वहाँ किंवदंती क्या लिखी हुई है, वहाँ पे ये किंवदंती है कि दंडी ने पल्लव नरेश के पुत्र को शिक्षित करने के लिए ही काव्यादर्श नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की थी। तो काव्यादर्श भी इनका एक ग्रंथ है। तो काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना क्यों की थी, क्योंकि उन्होंने ये जो पल्लव नरेश है उनका पुत्र था उसको पढ़ाने के लिए ही काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा था। अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। अब हम देखते हैं इसमें इनका स्थिति काल, मतलब कि कब के थे ये। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा वो है, वाद विवाद की स्थिति है। स्थिति काल काफ़ी विवाद का विषय है। दंडी और बाण के समय के पौरवा पर्व के संबंध में विद्वानों में आज भी एकमत नहीं हुआ है कि दंडी पहले थे कि बाण बाद पहले थे, पर हम निष्कर्ष से भी पहुंचेंगे कि कौन पहले था। दंडी का समय नवीं शती के अनंतर तो हो नहीं सकता, क्योंकि नवीं शती के ग्रंथों में दंडी का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। तो नवीं शती के ग्रंथों में दंडी का उल्लेख है, तो नवीं शती के बाद तो नहीं हो सकते ना, दंडी उससे पहले ही हुए होंगे। तो सिंगल के राजा थे सेन प्रथम, यानी कि 846 से 866 ईस्वी में उन्होंने सिंगली भाषा में सीय वसलंकर यानी कि स्वभाषा अलंकार नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की। सिंगल के राजा ने एक अलंकार ग्रंथ की रचना की जो कि सिंगली भाषा में है, और इस ग्रंथ की रचना महाकवि दंडी के काव्यादर्श के आधार पर ही हुई है। ये कहा है किसने, कोई विद्वान है डॉक्टर बर्नेट ने, उन्होंने कहा है कि स्वभाषा अलंकार नामक जो ग्रंथ है सिंगली भाषा में लिखा गया है वो काव्यादर्श के आधार पर ही लिखा गया है। इससे भी पूर्व अमोघ वर्ष नामक लेखक ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग नामक एक ग्रंथ लिखा था। उसका समय 815 ईस्वी के लगभग हुआ था। कन्नड़ भाषा के इस अलंकार ग्रंथ पर भी महाकवि दंडी के काव्यादर्श का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कन्नड़ लेखक हैं और ये जो सिंगली भाषा के लेखक हैं, इन दोनों से पहले हुए कौन, दंडी, तभी तो उनके ग्रंथों पर इसका प्रभाव आया। कतिपय अलंकारों के लक्षण दंडी की परिभाषा से अक्षरशः मिलते हैं। जो उन्होंने अलंकार लिखा है, कवि राजमार्ग लिखा है, वहाँ पर अलंकारों के लक्षण दिए हैं, तो वो तो बिल्कुल अक्षरशः मिलते हैं कि दंडी से ही उठाए हैं उन्होंने। अतः दंडी का स्थिति काल 8वीं ईस्वी से पूर्व ही होना चाहिए। ये निश्चय हुआ कि 800 ईस्वी से पूर्व ही होना चाहिए। यह इनके जो समय की ऊपरी सीमा है, अपर सीमा है। ये कोई भी कवि होता है उसकी अपर सीमा और पूर्व पर अपर सीमा निर्धारित की जाती है कि इससे इस काल के बीच हुए होंगे। बिल्कुल हम मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि बिल्कुल इसी समय होंगे, फिक्स नहीं कह सकते कि जैसे 1920 में जन्मे होंगे, ऐसा नहीं कह सकते। कहा जाएगा कि 19वीं से 19वीं के उत्तरार्ध में या पूर्वार्ध में, इस तरह से अनुमान लगाया जाता है। दंडी ने काव्यादर्श में कालिदास तथा राजा प्रवर सेन कृत सेतुबंध का उल्लेख किया है। दंडी जो हैं उन्होंने काव्यादर्श लिखा, उसमें कालिदास, आपको पता है ये कालिदास लेखक हैं, और राजा प्रवरसेन भी हैं एक जो कि लेखक भी थे, उन्होंने सेतुबंध नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उन दोनों ग्रंथों का उल्लेख दंडी ने काव्यादर्श में किया है। अतः दंडी के समय की पूर्व सीमा 500 ईस्वी हुई। इतिहास की दृष्टि से बाण का समय 7वीं शती का पूर्वार्ध सुनिश्चित है, क्योंकि बाण ने तो बहुत कुछ लिखा है अपने बारे में, तो बाण का समय तो पता है हमें कि 7वीं शती का पूर्वार्ध उनका फिक्स समय है। कतिपय विद्वान दंडी को बाणभट्ट से पूर्ववर्ती मानकर महाकवि दंडी का समय 6ठी शती का उत्तरार्ध घोषित करते हैं। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं कि दंडी को बाणभट्ट से पहले का मान लेते हैं और 6ठी शती का उत्तरार्ध उनका समय बताते हैं। उनकी ये स्थापना दोनों कवियों की गद्य शैली की तुलना तथा भारत की तत्कालीन वर्णित सामाजिक स्थिति पर आधारित रही कि दोनों ने एक जैसी सामाजिक स्थिति का वर्णन किया और दोनों की जो शैली है वो काफ़ी हद तक एक जैसी है। इन विद्वानों के अनुसार दंडी की गद्य शैली सरल एवं प्रसाद गुणयुक्त होने के कारण बाणभट्ट से पूर्ववर्ती ही होनी चाहिए। अब क्या देखा है हमने, बाणभट्ट की शैली को देखा है, तो बाणभट्ट की शैली तो जो है थोड़ी प्रांजल है, बहुत ज़्यादा समास वाली है, थोड़ी दुरूह है, परंतु दंडी की जो गद्य शैली ना वो बहुत सरल है और प्रसाद गुण है। तो पहले सरल ग्रंथ लिखे गए होंगे, फिर उसके आधार पर उसको देखते हुए कवि अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग और बहुत ज़्यादा समास शैली का प्रयोग करता है। तो दंडी जो है वो गद्य शैली उनकी सरल है और प्रसाद गुणयुक्त है, तो इसी कारण से बाणभट्ट से पूर्ववर्ती ही उन्हें होना चाहिए। दंडी की शैली में बाण तथा सुबंधु की शैली की कृत्रिमता तनिक भी नहीं है। अब दंडी ने जो शैली लिखी है उसमें बाण तथा सुबंधु ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, उनकी शैली की कृत्रिमता बिल्कुल भी नहीं है। बाणभट्ट से परवर्ती कवि को प्रसिद्ध होने के लिए आवश्यक था कि वह बाण जैसी समास बहुल वर्णात्मक शैली का ही आश्रय लेता। अब बाण जो थे वो तो बाणभट्ट से परवर्ती कोई भी कवि था तो उसको तो ये आश्रय ये करना पड़ता कि वो पहले वाले कवि से ज़्यादा बढ़कर अपनी रचना को लिखता।
साथ ही दश कुमार चरित में भारतवर्ष की जैसी अस्त व्यस्त राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का चित्रण हुआ है, वह चित्रण गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात तथा हर्षवर्धन के पूर्व के भारत की ओर इंगित करता है। अब आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो इतिहास में देखा होगा आपने कि गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद में हर्षवर्धन से पूर्व के भारत की इसमें स्थिति का वर्णन है। उस समय स्थिति बहुत अस्त व्यस्त हो गई थी, राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही बहुत भारत में अव्यवस्था फैल गई थी जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अतः इन दो प्रमुख प्रमाणों के आधार पर दंडी का समय 600 ईस्वी के लगभग माना जाना चाहिए। ये हम प्रमाणित कर रहे हैं, आपको इस तरह से प्रमाणों पे जाने की जरूरत नहीं है कि 670 ईस्वी के लगभग ही माना जाना चाहिए, किंतु विभिन्न आलोचकों का उपयुक्त मत अन्य विपरीत प्रमाणों के साक्ष्य में निराधार सिद्ध हो जाता है। दक्षिण भारत के कवि थे दंडी, यानी दंडी दक्षिण भारत के निवासी थे। अवंती सुंदरी कथा में उन्होंने स्वयं को कांची नगरी का बताया निवासी, और वहाँ पर विप्लवमयी स्थिति का भी उन्होंने कथन किया है कि वहाँ पर एक तरह से विद्रोह हुआ था, आक्रमण हो गया था और चालुक्य राजा ने वहाँ पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया था नगरी को, जिसके कारण उन्हें भी क्या करना पड़ा था, नगर छोड़कर वन में जाना पड़ा था दंडी को भी। तो अतएव दश कुमार चरितम की अव्यवस्थित सामाजिक दशा का चित्रण दंडी के उन पूर्वानुभवों का परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद अनुभव किया था कि समाज में किस तरह से कोई आक्रमण होता है, कुछ होता है तो पूरा व्यवस्था बिखर जाती है। तो दश कुमार चरितम में भी उन्होंने अव्यवस्थित सामाजिक दशा ही बताई है। तो इस दश कुमार चरितम की अव्यवस्थित सामाजिक दशा का चित्रण दंडी के अपने अनुभवों का, पूर्वानुभवों का परिणाम हो सकता है कि उन्होंने वैसा लिख दिया। काव्यदर्श में उल्लेखित राजा जो है राजवर्मा को राजा नरसिंह वर्मा प्रथम से अभिन्न माना जाता है। अब काव्यदर्श में उन्होंने राजवर्मा नाम का एक राजा का उल्लेख किया है जो कि नरसिंह वर्मा से अभिन्न है, यानी कि हो सकता है दोनों एक ही हों, जिनका समय 690 ईस्वी से 715 ईस्वी था। कुछ विद्वान जो हैं जो इसमें हैं कि नरसिंहाचार्य और डॉक्टर वेलवलकर ये इसी बात को मानते हैं, यही इसी पर एकमत हैं। तो इस प्रकार से इतना तो निश्चय निकल के आया सारे इस प्रमाणों से कि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा प्रथम के सभा कवि दंडी का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध मानना ही समीचीन होगा। ये निष्कर्ष आपको याद रखना है कि पल्लव नरेश थे कोई नरसिंह वर्मा प्रथम, क्योंकि नरसिंह वर्मा बहुत सारे होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनके सभा पंडित थे दंडी, और पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा का समय 7वीं सदी है, तो दंडी का समय भी 7वीं सदी का उत्तरार्ध ही मानना ठीक होगा। उपयुक्त प्रमाणों के अतिरिक्त प्रसिद्ध इतिहासज्ञ विद्वान प्रोफेसर पाठक ने प्रतिपादित किया कि काव्यदर्श में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन हुआ है, निर्वृत्य कर्म, विकार्य कर्म और प्राप्य हेतु कर्म का जो विभाजन दंडी ने प्रस्तुत किया है, वह विभाजन भर्तृहरि के द्वारा विरचित वाक्यपदी के आधार पर हुआ है। तो भर्तृहरि तो 650 ईस्वी के हैं और उसके आधार पर दंडी ने किया 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन। तो इससे भी सिद्ध होता है कि दंडी 650 ईस्वी के बाद ही हुए होंगे। इस प्रकार और भी विद्वान हैं, डॉक्टर किटरसन और याकोबी, इन सब ने भी काव्यदर्श के एक श्लोक में बाण की कादम्बरी की झलक मानी है। नीचे रेफरेंसों में है, हमें रेफरेंसों पे भी नहीं जाना है। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर महाकवि दंडी का समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध मानना ही अधिक समीचीन होगा और दंडी बाण भट्ट के परवर्ती हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला, दंडी बाण भट्ट के परवर्ती हैं, यानी कि पहले हुए थे। नहीं, परवर्ती, पूर्व और पर तो बाद होता है ना, परवर्ती यानी बाद के थे, दंडी बाण भट्ट के परवर्ती कवि हैं। जीवन परिचय तथा स्थिति काल की भांति ही दंडी की रचनाओं की संख्या में भी पर्याप्त मतभेद है, क्योंकि हम पढ़ रहे क्या है, महाकवि दंडी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पढ़ रहे हैं। तो व्यक्तित्व में तो हमने इनका देखा कि इनके पिता कौन थे, ये कहाँ रहते थे और माता कौन थी इत्यादि इत्यादि, इनका जीवन कैसे बीता। अब इनका कृतित्व देख रहे हैं। कृतित्व में इनकी रचनाएं आएगी तो रचनाओं की संख्याओं में पर्याप्त मतभेद है। सारंगधर पद्धति नामक एक ग्रंथ है, उसमें राजशेखर के नाम से एक श्लोक पाया जाता है जिसमें दंडी रचित 3 प्रबंध कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं, त्रयोग्न्यस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुता, यानी कि दंडी के 3 प्रबंध है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। अब 3 कौन से ग्रंथ हैं, काव्यदर्श नाम का अलंकारिक ग्रंथ है, और दश कुमार चरितम नाम का आख्यायिका है, और अवंती सुंदरी कथा नाम की एक कथा है। तो इस प्रकार से ये 3 ग्रंथ आपको जरूर याद रखने। कोई आपसे पूछे कि दंडी के जो ग्रंथ हैं कितने हैं, तो काव्यदर्श, दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा कहेंगे। दंडी बाण भट्ट के परवर्ती हैं, यानी कि बाण भट्ट से बाद में हुए हैं, और हमने इसी क्रम से पढ़ा है। सबसे पहले हमने सुबंधु को पढ़ा था, सुबंधु की वासगत्ता, फिर हमने बाण भट्ट के ग्रंथ पढ़े थे जिसमें बाण भट्ट की कादम्बरी कथा पढ़ी थी और हर्षचरित आख्यायिका
पढ़ी थी और आज हम दंडी का पढ़ रहे हैं। 3 प्रकार के ग्रंथ, काव्यदर्श, दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा। इन तीनों ग्रंथों में विषय, शैली और भाव स्वर की दृष्टि से पर्याप्त अंतर है। इसलिए अनेक आलोचक इनको तीनों ग्रंथों को एक ही व्यक्ति की रचना भी नहीं मानते। अब देखिए इन तीनों में क्या क्या वर्णित है अभी हम देख लेंगे। तो तीनों ही बिल्कुल अलग हैं, विषय वस्तु अलग है, रचना शैली अलग है, भाव है, सब कुछ अलग है। तो कुछ कहते हैं कि एक कवि तीनों प्रकार के अलग अलग ग्रंथ कैसे लिख सकता है, परंतु ऐसा नहीं है, लिख सकता है। जैसे कालिदास ने बहुत प्रकार के ग्रंथ लिखे, उन्होंने महाकाव्य भी लिखा, खंड काव्य भी लिखा, नाटक भी लिखे, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। काव्यादर्श अलंकार शास्त्र का प्रौढ़ ग्रंथ है और दशकुमार चरितम तो सरस गद्य काव्य है। ये तीनों निसंदिग्ध रूप से दंडी की रचनाओं के रूप में स्वीकृत हैं, किंतु सारा विवाद दंडी के तीसरे ग्रंथ को लेकर है, जो कि उनका है अवंती सुंदरी कथा। अनेक आलोचक उनकी अवंती सुंदरी कथा को जो है दंडी की रचना नहीं मानते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले काव्यदर्श के बारे में जान लेते हैं कि काव्यदर्श में ऐसा क्या है। तो काव्यदर्श, काव्य का आदर्श, काव्य के बारे में बताया गया है कि काव्य क्या है। तो ये 3 परिच्छेदों का एक पद्यात्मक काव्यशास्त्री ग्रंथ है। प्रथम परिच्छेद है इसमें, उसमें 105 इसमें पद्य हैं। इसमें काव्य का महत्व, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, महाकाव्य का लक्षण, गद्य काव्य, भाषा भेद तथा काव्य गुणों का विचार हुआ है। किसमें? प्रथम परिच्छेद में, क्योंकि 3 परिच्छेद है काव्यदर्श में, तो ये है इसमें 105 पद्य हैं। द्वितीय परिच्छेद में 368 पद्य हैं और उसमें अलंकारों का विवेचन हुआ है विशेष रूप से। अलंकार कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। फिर उसके अंतर्गत और हम उपविभाजन देखें तो उपमा, रूपक, दीपक, आक्षेप आदि बहुत सारे अलंकार, उनके भेद प्रभेद, उनके उदाहरण, ये सब हमें मिलेंगे काव्यदर्श के द्वितीय परिच्छेद में। काव्यदर्श का तृतीय परिच्छेद है, उसमें यमक अलंकार, चित्रकाव्य और काव्य दोषों का विस्तृत वर्णन हुआ है। इसमें कुल 187 पद्य है। किसमें? तीसरे परिच्छेद में। इस भामा के काव्य अलंकार, दंडी का काव्यदर्श में पौर्वापर्य में विवाद है, किंतु दंडी का काव्य अलंकार के सिद्धांतों का खंडन करने से वे ही परवर्ती लगते हैं। यानी कि दंडी और भामा में हमें ये जानना है कि कौन पूर्व है और कौन पर है। तो दंडी द्वारा काव्य अलंकार के सिद्धांतों का खंडन कर दिया गया है, तो करने से वे ही परवर्ती हैं, नहीं बाद के हैं। भामा पहले हुए और दंडी बाद के हुए। काव्यादर्श में कहीं कहीं शास्त्रार्थ प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है हमें, यानी कि शास्त्रार्थ प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये तो एक्स्ट्रा है, आप इतना जानिए कि काव्यदर्श में 3 परिच्छेद हैं और काव्य के बारे में आदर्श बताया गया है। उसमें काव्य के लक्षण, अलंकार, महाकाव्य, गद्य काव्य, इनके भेद प्रभेद सब बताए गए हैं। अब देखते हैं अपन अवंती सुंदरी कथा, क्योंकि दशकुमार चरितम तो काफ़ी बड़ा है और उसको हम कल के वीडियो में देखेंगे कि दशकुमार चरितम में क्या कथा वस्तु है। नाम जैसे कि है दशकुमार चरितम का, तो 10 कुमारों का चरित्र है, उनका जीवन वृत्तांत है। कुमार मतलब पुत्र, यानी कि राजकुमार है, पर राजकुमार के साथ ही मंत्रियों के भी, मंत्री, अमात्य, सेनापति, इन सब के भी कुमार के रूप में ही वर्णन है। तो 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन है 10 कुमार चरित्र में। लेखक है इसके दंडी। अवंती सुंदरी कथा के बारे में हम अभी जानते हैं। अवंती सुंदरी कथा, इसको कुछ कवियों ने यही मतलब मतभेद हो गया उनमें कि ये दंडी की रचना है भी कि नहीं, परंतु प्रोफेसर पिसेल प्रभृति अनेक विद्वानों ने काव्यादर्श एवं मत्स्यकटिकम के समान रूप में पाए जाने वाले एक श्लोक के कारण और मत्स्यकटिकम तथा 10 कुमार चरितम में सामाजिक चित्रण के समान होने के कारण मत्स्यकटिकम को भी दंडी की तृतीय रचना कहा था, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मत्स्यकटिकम के रचनाकार तो कौन है? शूद्रक हैं। तो जब भास के नाटक समूह कौन से? भास के 13 नाटक चक्र में पढ़े हैं, वो सामने आए थे, तो उस समय उन नाटक समूह के प्रकाश में आ जाने के बाद पर यही श्लोक उनके दरिद्र चारुतत्व में मिलता है। कौन सा श्लोक है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। लिम्पतीव तमोअंगानी वंशति वांछनम नभः। देखिए नीचे रेफरेंस में देख सकते हैं आप। लिम्पतीव तमोअंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। ये जो है काव्यादर्श में भी मिलता है हमें, ये पद्य और मृच्छकटिकम में भी मिलता है। पहले अंक में 34वां श्लोक है। तो ये जब हमें पता चला कि भास ने खोजे अपने नाटक समूह और वहाँ पर दरिद्र चारुदत्त नाम का एक नाटक है, उसमें भी हमें ये मिल गया, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो मृच्छकटिकम है वो दंडी की रचना नहीं है, बल्कि तो शूद्रक की रचना है।
अतः पिसेल आदि का ये कथन स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है कि मत्स्यकटिकम भी इनकी रचना है, तो ये बात नहीं सही है। बहुत सारे जो और भी लेखक उन्होंने छंदो विचिति आदि को भी इनकी रचना माना है, परंतु ये नहीं है, इतना मतलब प्रमाणित नहीं है कि छंदो विचिति दंडी का अलग से ग्रंथ है, बल्कि ये है कि उन्होंने जो अलंकार का ग्रंथ लिखा है काव्यादर्श, उसमें ही एक छंदो विचिति नाम का एक परिच्छेद अलग से होगा, तो कोई अलग से ग्रंथ नहीं है बल्कि उसमें ही परिच्छेद होगा। राजा भोज ने श्रृंगार प्रकाश में द्विसंधान काव्य को दंडी की रचना कहा। अब एक द्विसंधान काव्य भी मिलता है कि वो भी दंडी की रचना हो सकता है, जिसमें श्लेष की सहायता से रामायण और महाभारत की कथाओं को एक साथ काव्यबद्ध किया गया है। द्विसंधान काव्य, देखो नाम में क्या है, द्विसंधान काव्य, दो प्रकार से संधान किया हुआ काव्य। तो श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार को खोलेंगे तो दो अर्थ निकलेंगे एक साथ ही, रामायण की कथा भी आ जाएगी उसमें, महाभारत की कथा भी आ जाएगी, ऐसे करके द्विसंधान काव्य है। उसको भी जोड़ते हैं कि दंडी से है, परंतु ये प्रमाणित नहीं है, प्रमाण रूप में नहीं है, किंतु ये काव्य भी अभी अनुपलब्ध है। और भोज के उदाहरण से भी ये स्पष्ट है कि वे स्वयं दंडीकृत द्विसंधान काव्य के विषय में संदिग्ध थे। जब हमने इन राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश को पढ़ते हैं अच्छे से, तो पता चलता है कि वहाँ पर वो खुद ही संदेह में आ जाते हैं कि ये वाकई में दंडी की रचना है या नहीं। अतः अन्य पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में उपयुक्त तीनों ग्रंथों काव्यदर्श, दशकुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा को ही दंडी की रचना स्वीकार किया जाता है, अन्य कोई भी रचना उनकी रचना नहीं है। तो आप भी क्या याद रखेंगे, दंडी की तीन जो रचनाएं हैं वो निर्विवाद रूप से उनकी रचनाएं हैं। पहला काव्यदर्श, दूसरा दशकुमार चरितम और तीसरी अवंती सुंदरी कथा। काव्यदर्श हमने देख लिया, काव्य के आदर्श उसमें वर्णित है, 3 परिच्छेद हैं, और काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, महाकाव्य, अलंकार इत्यादि इसमें वर्णित है। अब देखते हैं अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा की जो हमें प्रति उपलब्ध होती है, हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है, वह भी अपूर्ण मिली है, पूरी नहीं मिली है, और त्रुटियां हैं उसमें भी, काफ़ी गलतियां हैं। इसका प्रारंभ बाणभट्ट के हर्षचरित के समान ही कतिपय श्लोकों से होता है। अब देखिए, बाणभट्ट के हर्षचरित में जैसे श्लोक से शुरुआत होती है, वैसे अवंती सुंदरी कथा में भी श्लोक से शुरुआत होती है, और उन श्लोकों में वाल्मीकि, व्यास, सुबंधु, गुणाढ्य, शूद्रक, भास, प्रवरसेन, कालिदास, नारायण, बाण और मयूर का नाम आया है, यानी कि इन कवियों का नाम आया है अवंती सुंदरी कथा की शुरुआत में। जो श्लोक बीच में खंडित हैं उनमें किन कवियों का उल्लेख रहा होगा ये नहीं कहा जा सकता। अब श्लोक पूरा ही नहीं है वहाँ पे, जैसे श्लोक की अगर 3 पाद 4 पाद का श्लोक होता है तो 3 ही पाद हैं, उसका मतलब मिला ही नहीं पूरा, क्योंकि हस्तलिखित प्रतिलिपि मिली ना तो नष्ट हो गई है, अब इतनी सुरक्षित नहीं है चीज़ें। तो इन श्लोकों के उपरांत कांची नगरी के वर्णन से गद्य शैली में कथा आरंभ होती है। अब श्लोक आए, उसके बाद कांची नगरी का वर्णन आया, किसमें, अवंती सुंदरी कथा में, और कथा प्रारंभ हुई, जिसमें दंडी ने अपना आत्म परिचय देते हैं। यानी दंडी के बारे में हमने अभी जो ऊपर जाना कि उनके पिता का नाम वीरभद्र था, उनकी माता का नाम गौरी था, भारवी के वह प्रपौत्र थे। तो इस प्रकार का वर्णन किसमें मिलता है हमें, ये मिलता है अवंती सुंदरी कथा में ही मिलता है। तदंतर क्या होता है कि क्या वर्णन था, मतलब कांची नगरी का वर्णन के बाद मुख्य कथा प्रारंभ होती है, और जो मुख्य कथा है इस में मुख्य कथा क्या है, देखो, दशकुमार चरितम की पूर्व पीठिका में मालव नरेश की पुत्री है एक अवंती सुंदरी कथा का प्रणय व्रत संक्षेप में वर्णित है। दशकुमार चरितम हम पढ़ेंगे विस्तार से, उसकी पूर्व पीठिका आएगी, 3 भाग है दशकुमार चरितम के। तो वहाँ पर पूर्व पीठिका में बताया गया है कि मालव नरेश ने कोई, उनकी पुत्री का नाम है अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी कथा। देखो नाम क्या है, अवंती सुंदरी तो उसका नाम ही है नायिका का, और उसकी कथा है, उसके बारे में कथा है। वो मालव नरेश की पुत्री है, उसका प्रणय व्रत, यानी कि उसका प्रेम होता है किसी से, तो उसका प्रणय व्रत उसमें वर्णित है, और उसी का विस्तार पूर्वक जो वर्णन है वो अवंती सुंदरी कथा में किया गया है। और ये जो अवंती सुंदरी कथा है, प्राचीन साहित्य में दशकुमार चरितम की अपेक्षा इसी गद्य काव्य को दंडी की रचना के रूप में ख्याति मिली थी, और इसी रचना के आधार पर दंडिनः पद लालित्यम यह प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि जो अवंती सुंदरी कथा में है वो बहुत ही अच्छा काव्य सौंदर्य शैली उभारी गई है। तो दंडिनः पद लालित्यम यानी कि पदों में लालित्य है, ललित है, और इस गद्य काव्य में कुछ पद्यात्मक भी हैं रूप, ये तो हमने देखा कि शुरुआत में यहाँ पे परिचय लिखा हुआ है। और अवंती सुंदरी कथा सार नाम से भी एक ग्रंथ मिलता है जिसमें पद्यात्मक कहानी है। तो अवंती सुंदरी कथा, कोई पूछे आपसे कि क्या वर्णित है इसमें, तो अवंती सुंदरी कथा में मालव नरेश की पुत्री अवंती सुंदरी नामक जो महिला है, नायिका है, उसका प्रणय यानी कि उसको प्रेम होता है, उसकी कथा है। और यह कथा हम दशकुमार चरितम की पूर्व पीठिका में भी देखेंगे, तो हम वहाँ इसको जान लेंगे।
इस ग्रंथ की शैली प्रारंभिक रूप में हर्षचरित से और वर्णन दृष्टि से कादम्बरी से बहुत मिलती है। अब देखिए, शुरुआत इसकी जब होती है अवंती सुंदरी कथा की, तो वो जो शैली है वो हर्षचरित से मिलती है, और आगे हम इसको पढ़ते हैं तो वर्णन शैली जो है वो कादम्बरी से बहुत मिलती है, यानी कि हर्षचरित और कादम्बरी दोनों का ही प्रभाव इस पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से 10 कुमार चरितम पे पहुँचते हैं हम। 10 कुमार चरितम संस्कृत साहित्य में 10 कुमार चरित गद्य काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें 10 राजकुमारों के, राजपुत्रों के विविध प्रकार के चरित्रों का संग्रह है। 10 कुमार चरितम का जो भी रूप हमें उपलब्ध होता है उसके 3 भाग हैं। हम इसको बस आज परिचय लेते हैं कि क्या है, बाकी कल हम इसको देखेंगे कि इनमें क्या क्या कथाएं हैं। तो 10 कुमार चरितम में 3 भाग है, पूर्व पीठिका 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठिका। 10 कुमार चरितम की पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं, जिसमें 2 राजपुत्रों की कथा का वर्णन है। 10 है ना, 10 कुमारों का चरित्र का चित्रण, तो 10 कुमारों में से 2 का चित्रण तो हो गया पूर्व पीठिका में। फिर आते हैं दूसरे भाग पे, उसका नाम है 10 कुमार चरितम। देखो, जिसका नाम 10 कुमार चरितम है उसमें 10 कुमारों का वर्णन नहीं है, उसमें तो 8 उच्छ्वास है और 8 राजपुत्रों की कथाएं वर्णित है। तो मूल 10 कुमार चरितम अगर कहें जो कि एक भाग मात्र है तो 8 ही उच्छ्वास है, परंतु संपूर्ण 10 कुमार चरितम जो होगा वो उत्तर पीठिका तक होगा पूरा। और इसमें उत्तर पीठिका में क्या है, विश्रुत चरित्र की घटना का वर्णन है, विश्रुत, और यह अत्यंत संक्षिप्त भाग है। इस प्रकार 10 कुमार चरितम के 3 भाग हैं, पूर्व पीठिका, 10 कुमार चरितम स्वयं और उत्तर पीठिका। इस प्रकार से इसमें 10 कुमारों की कथा का वर्णन है। हम इसको विस्तार से इसमें क्या वर्णित है और क्या वर्णित नहीं है ये हम इसको कल देखेंगे। आप जो हैं तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपने अब तक जो भी पढ़ा होगा, जो भी आपको पढ़ाया गया है इस चैनल पर, उस सबको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा आपसे बार बार निवेदन है कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको जो ऑफलाइन कक्षा होती है उसी की तरह ध्यान से सुनते हुए लिखिए। और अगर वही निवेदन अंत में तो कि पढ़ते रहिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखें। और आप इस अमूल्य ज्ञान राशि को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम बन सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। लाइक शेयर फॉरवर्ड करते रहिए। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।